महत्वपूर्ण 3 विज्ञान समझ में आए इसके, ये पूरी स्टडी में मुझे उसके 3 विज्ञान का मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप चाहे इसको डायरी में लिखिए। इसके 3 विज्ञान समझ में आए। एक, परस्पर पूरकता। ग्रेट साइंस एग्रीकल्चर का ये बात हमारे कृषि यूनिवर्सिटी में समझ में नहीं आती साइंटिस्टों को। परस्पर पूरकता मैं बताऊंगा उसका एक एक का मीनिंग क्या होता है। दूसरा, ग्रेट साइंस समझ में आया, जो हमारे किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में समझ में नहीं आता उनके, इसीलिए अभी दिशाहीन है वो। दूसरा ग्रेट साइंस है संतुलन। संतुलन। और तीसरी जो समझ बनी इसमें वो है स्वावलंबन, सेल्फ सफिशिएंसी। तीसरा, 3 ग्रेट साइंस समझ में आया। ये पूरे विज्ञान में ये 3 बिंदु उसके महत्वपूर्ण ग्रेट साइंस है इसके। ये ग्रेट साइंस में से यहाँ पे क्या तैयार हुआ? भोजन की साइकिल तैयार हुई। भोजन नहीं है तो हवा भी नहीं है, भोजन का विज्ञान नहीं है तो मिट्टी और पानी भी नहीं है। यानी ये सब इसके लिए पूरक है और ये इसके लिए पूरक है। इसको कहते हैं परस्पर पूरकता। एक में के लिए पूरक व्यवस्था है। अगर ये चक्र न हो प्रभु का, वृक्ष और वनस्पति न हो, तो ये सब इनके लिए पूरक है। वृक्ष और वनस्पति इनके लिए पूरक है, इनके लिए पूरक है। अगर वृक्ष वनस्पति न हो तो इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। आज हम इसी को समाप्त किए जा रहे हैं, एक पूरक व्यवस्था को समाप्त किए जा रहे हैं। इसीलिए गंभीर खतरे की तरफ हम जा रहे हैं आने वाले कल में। पैसा नहीं बचा सकेगा हमको, ये सारा ये 3 प्रिंसिपल बता सकेंगे। अब इसमें ये वनस्पति हमारे इसमें एग्रीकल्चर में वृक्ष और वनस्पति यानी हमारे खेत की पैदावार, इसको यहाँ पे कभी भी करोड़ों साल से किसी ने स्प्रे नहीं मारा, फिर भी उग रहे थे, फिर भी बढ़िया थे। किसी ने भी इसमें केमिकल फर्टिलाइजर नहीं दिया। इस तरह से ये एक स्वावलंबन की व्यवस्था थी। पूरे इसमें यहाँ स्वावलंबन था, सब अपने आप निर्माण होता था। ये निर्माण में स्वावलंबन महत्वपूर्ण था। तो अपन जो कुदरती खेती कर रहे हैं ना, इन बिंदुओं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो स्वावलंबन की दिशा में, परस्पर पूरकता की दिशा में, संतुलन की दिशा में हम जा रहे होंगे। तब हमें इस ज्ञान का एक वो समझ बनेगी इस ज्ञान की हमको। आप ये सब फूल कुमार ये सब खड़ा कर रहे हो, आपने परस्पर पूरकता को समझा, कभी संतुलन को समझा? इसमें क्या होता है, इसमें एक पूरे क्लाइमेट से इनके पोषण की व्यवस्था होती है। ये इनका पोषण सिर्फ मिट्टी से नहीं होता, इनका पोषण होता है इनके द्वारा। इनका पोषण होता है इनके द्वारा, खुद के द्वारा। इनका पोषण होता है मिट्टी और पानी के द्वारा। तो मिट्टी कितनी लगती है? एक आम का पेड़ है, वहां की मिट्टी का आप आकलन करो, एक किसी कुंडे में लगा दो और मिट्टी का वजन कर लो, आपको पहले 100 किलो मिट्टी दिखेगी। वो 100 किलो मिट्टी में आपने आम का पेड़ लगाया बड़े इसमें गमले में, और फिर वो मिट्टी का वजन करेंगे आप तो 100 किलो ही भरेगी, 5, 10, 20, 25 ग्राम कम हो सकती है। तो ये मिट्टी, फिर ये मिट्टी, इसने मिट्टी से तो लिया ही नहीं कुछ, मिट्टी तो जैसी की वैसी पड़ी है। फिर इसने कहाँ से लिया? इसने पूरे इनके द्वारा लिया, इनके द्वारा लिया। मिट्टी में जो गुठली डाली और उससे आम का पेड़। इस विज्ञान को समझ के हम खेती करेंगे तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे और शीघ्रता से हम इसमें सफलता पा सकेंगे। अब फिर प्रभु के मन में आया ऐसा कि भाई ये व्यवस्था में एक पशु में एक बहुत ही बुद्धिमान और बोलने वाला ऐसा प्राणी है, तो इसके संरक्षण के लिए पिट्ठू के पत्थर के सबसे ऊपर उसको बैठा दे। तो उसने क्या किया, सबसे ऊपर किसको बैठाया? फिर
बुद्धिवान है, ज्ञानी है और वो इसको सहज के रखेगा। तो इसमें का कौन सा पशु था? वो मानव था, इंसान था। तो मानव को सबसे ऊपर रखा उसने कि तू बुद्धिवान है, तू ज्ञानी है, तुझे बोलते आता है। लेकिन ये इतना मूर्ख निकला, ये इसको भी नहीं रहने देना चाहता। रहने देना चाहता है क्या? इसका ऑर्गेनिक कार्बन कितना था 100 साल पहले? 3 के ऊपर था, अभी 0.3 के नीचे आ गया। तो इसको भी नहीं रहने देना चाहता। पानी देश का 80% डार्क जोन में चले गया, इसको भी नहीं रहने देना चाहता, इसको भी नहीं रहने देना चाहता। अब वो पत्थर मारेगा इसके ऊपर, प्रकृति पत्थर मारेगी, मार रही है, हमें दिखाई नहीं दे रहा वो पत्थर का मार, वो पत्थर मारेगी। तो पत्थर लगोरी का जो पत्थर है ऊपर वाला पहले गिरता है या नीचे वाला पहले गिरता है? पिट्ठू का पत्थर पहले ऊपर वाला गिरता है, सबसे ऊपर हम बैठे हैं, सर सबसे पहले अस्तित्व हमारा समाप्त होगा। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमको ये समझना होगा इस विज्ञान को। अभी देखिए कैसे मैंने कहा कि परस्पर पूरकता, मैंने कहा कि ये इनके लिए पूरक है। अब इनके संतुलन की बात करते हैं तो इनमें एक संतुलन बना है, 25-75 का संतुलन बना है। इसमें भी एक संतुलन बना है 25-75 का। इसमें भी एक इसको असंतुलित रखा क्योंकि ये प्राणी पृथ्वी को कभी तकलीफ नहीं देगा, ये प्राणी, इसलिए इसको असंतुलित रखा। इसके संगीत से सारे वनस्पतियों का पैदावार बढ़ती है, इसलिए इसकी संख्या असीमित थी। इसको 33% से 45% पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया प्रभु जी ने कि तुम 33 से 35% पे रह सकते हो, 45% पे। वनस्पतियों को 65 से इनके नीचे, छाव के नीचे पूरा 95% जगह पे अधिकार दिया कि तुम्हारा ये अधिकार है, तुम यहाँ रह सकते हो, तब पृथ्वी पे एक बैलेंस तैयार होगा। इस तरह से एक संतुलन के दिशा में इनका संतुलन, ये संतुलन का विज्ञान, ये परस्पर पूरकता का विज्ञान। अब मुझे बताइए, मिट्टी पानी ना हो तो इनका कोई महत्व रह जाएगा क्या? ऊपर के दो पत्थर का तभी महत्व रहेगा जब मिट्टी और पानी है। तो ये है अपने आप में एक परस्पर पूरकता, एक संतुलन। और यहाँ पे कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं, यह है स्वावलंबन कि बिना उसके हम प्रकृति के सहारे ही अपना भोजन बन रहा है। तो अपना भोजन बनाने की स्किल हमारे अंदर तैयार करना पड़ेगा। तो जो 4 प्रॉब्लम मैंने बताया आपको, उसमें 5वां प्रॉब्लम था मार्केटिंग का, उसका सॉल्यूशन यहाँ से समझ बनी, ये समझ यहाँ से बनेगी। तो अब हम जाते हैं समाधान की तरफ। ये हमने सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन में प्रभु के विज्ञान को देखा कि प्रभु का कृषि का विज्ञान क्या है। अब अपना मानव का दायित्व क्या है, मानव उसके बारे में कैसे समाधान तैयार करे। अब ये बात में मुझे ये समझ बनी कि अपने फार्म की एक डिज़ाइन होनी चाहिए। वो डिज़ाइन होगी तो हम तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। गलतियां करेंगे, सुधारेंगे, फिर करते करते हमने कई इसमें अभी बहुत सुधार कर लिए उसमें, सुधारते अब वो विज्ञान को उत्कृष्ट कोटि पर लाके छोड़ दिया है। अब ये सारी व्यवस्था में इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। सूर्य देवता को रखता हूँ, अभी उसका काम है सूर्य देवता का। ये सारी इसमें इसकी डिज़ाइन को समझा मैंने, इसकी डिज़ाइन क्या है। तो क्यों ना अपने खेत की भी डिज़ाइन वैसा करेंगे तो आने वाले कल के खतरों से हम निपट पाएंगे और खेती को हजारों साल के लिए सस्टेनेबल कर देंगे। तो उसकी एक फॉर्म डिज़ाइन है, फॉर्म डिज़ाइन। ये अपने आप में पूर्णतः कुदरती खेती का एक अच्छा उसका मॉडल बनेगा, फॉर्म डिज़ाइन है। इसमें से सारा एक में के लिए पूरक व्यवस्था है, संतुलन है और स्वावलंबन है। हम कई खतों के इससे बच जाएंगे धीरे धीरे अपने आप, फिर हमें कोई फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं गिरेगी, नेचर में अपने आप सब निहित होगा। तो फॉर्म डिजाइन में हमने खेती का क्या किया, 2% जमीन पर पशुपालन किया, 3% जमीन पर हमने नेचुरल तालाब बनाए, नेचुरल नालियां बनाई और 30% भूमि पर वृक्ष लगाए और 65% भूमि पर
हमने सभी प्रकार की फसलें ली, इसमें मोनोक्रॉपिंग नहीं किया, बायोडायवर्सिटी की। तो 65% जमीन में वनस्पतियां लिखता हूँ या फसलें लिखता हूँ, फसल। इस तरह से एक पूरी फॉर्म की डिजाइन बनाई। अब मैं उसकी डिजाइन को आपको निकाल के दिखाता हूँ। क्या आप अपने खेत में वैसा कर सकोगे? वैसा कर सकोगे तो 100% सफलता आपके हाथ में है। कल मैंने यहाँ 2 मॉडल अच्छे देखे, एक उनका भी देखा, कमल जी का भी, लेकिन कमल जी को अभी बहुत से प्रयास करने होंगे। इन लोगों ने 2 ने तो बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। इसके आधार पर मैं दावे से कह सकता हूँ आप सभी की खेती सफलतापूर्वक जा सकती है। हाँ, मैं वो तुलना नहीं करूंगा। उन्होंने इस विज्ञान को समझ लिया। सबसे बढ़िया मॉडल का क्या है? ये बातें खड़ी करना है आपको, वो सबसे बढ़िया मॉडल। ये बातें करना है खड़ा, वो सबसे बढ़िया मॉडल। हाँ, वो सब ने अपने अपने तरीके हैं उनके। ठीक है, ये परसेंटेज लिखा, ये परसेंटेज का हमारा मॉडल है। कभी आप लोग आए वहाँ तो मैं आपको ये भूमिकाओं में बताऊंगा कि हमने कितने मॉडल खड़े कर दिए वहाँ पे। इतने मॉडल खड़े कर दिए हैं, सब सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, बेहद सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन है, ये पूरा क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन है, ये मिट्टी की फर्टिलिटी का सॉल्यूशन है, ये पानी का सॉल्यूशन है, ये पर्यावरण का सॉल्यूशन है, ये डिज़ाइन। अब ये डिज़ाइन के लिए मैं मेरे खेत का थोड़ा सा एक सैंपल दिखा के आपको आगे बढ़ाता हूँ। चाहे 2 एकड़ का हो, चाहे 5 एकड़ का हो, चाहे 50 एकड़ का खेत हो, फार्मूला सब पे एक ही लागू है। मैंने कुल भूमि का 2% हिस्सा पशुपालन के लिए दिया है। 2% हिस्सा पशुपालन, और मेरा रहने का घर है यहाँ पे 2% में, कि वहाँ पे पशु रहते हैं और मैं रहता हूँ। इस तरह से 2% हिस्से में पशुपालन, 20% हिस्से में 3%, पहले 3% पे जाते हैं, यहाँ पे 3% हिस्से में मैंने ये पानी को रोकने के लिए नालियाँ बनाई। ये नालियाँ बनाई मैंने 3%। आपके हरियाणा में जरूरत नहीं है नालियाँ बनाने की, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पानी को, पानी अपने आप ही जमीन में पूरा घुस जाता है यहाँ वो प्रयास। लेकिन जिनका बह के जाता है उन लोगों ने जरूर करना चाहिए यहाँ भी। तो 80 फीट ये नाली खोदी, इसमें 5 फीट मैंने ऐसा थोड़ा खोदा, इसका 1 फीट, और ये 5 फीट खोदने के बाद ये मिट्टी को वहीं रहने दिया, वो मिट्टी को खोदा नहीं। इसी तरह से 80 फीट खोदा। इन पेड़ों ने मेरे खेत को सस्टेनेबल बना दिया, कि पेड़ नहीं है तो अपना खेत सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन पेड़ों से इनकम इससे भी हो रही है, मौसम्बी से भी हो रही है। यहाँ मौसम्बी है, मौसम्बी से भी हो रही है, सबसे इनकम जनरेट हो रही है। इसको साइंटिफिक बाद में बताता हूँ आपको। तो उसको कैसे फार्म डिजाइन करें, यहाँ बगीचा, यहाँ बगीचा, ये कतार में, पूर्व पश्चिम कतारों में बड़े पेड़ लगाए, जामुन के, नीम के, आम के, यहाँ तक कि पीपल का भी पेड़ मेरे लिए उपयोगी है, तो पीपल का पेड़ लगाया। इस तरह से इसमें पूरी बायोडायवर्सिटी, बड़े पेड़ों के बीच में छोटे पेड़ लगाए। अब ये पूरी लाइन से मुझे इनकम मिल रही है, पेड़ों, फलों की इनकम मिल रही है। कितनी मिल रही है? तो आपके गेहूं चावल से भी ज्यादा इनकम यहाँ से मिलती है मुझे, इनके पेड़ों से। इस तरह से हर 250 फीट पे। अब ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो 20% में क्या किया मैंने, कटहल लगाया, ये 10%, और ये 10%, 10%, 10%, 20%। अभी पेड़ों के नीचे जमीन चाहिए मुझे 30%, बच गया 10%। तो पूरे खेत में पेड़ों को फैला दिया। 10%, 10% में मैंने ईस्ट वेस्ट लाइन लगाई, यहाँ पे पूर्व पश्चिम एक कतार लगाई, यहाँ पे 250 फीट पे, यहाँ पे ऐसे। इस तरह से ये ऐसी कतारें हैं पूरी पेड़ों की। तो क्या होगा, पूरा मेरा खेत एक माइक्रो क्लाइमेट इन पेड़ों से तैयार हो गया। वहां से मुझे फसल को लगने वाले सारे एनपी के माइक्रो अवेलेबल हो गए। इस तरह से एक डिजाइन बनाई पूरी खेत की। वो डिजाइन यहाँ देखा मैंने
आपको उसकी अनुभूति नहीं कि आप कितने परसेंटेज जमीन में पेड़ लगाए हो। आपका खेत कितने एकड़ का है? हाँ, 3.25। और वो जो हमने केले का उसका सबका देखा मिश्र बाग का, वो कितने एकड़ में? 2.5 एकड़। 3.25 एकड़ खेत है, बाकी लीज पे लेते हैं ये, लेकिन उसमें 2.5 एकड़। और उनको मैंने कहा कि इसमें से पूरा आप हिसाब निकालिए कि आपको कितना बचता है, लेकिन मुझे इतना नहीं लगा वो 2.5 एकड़। क्योंकि उसने गन्ने का खेत था आपका, उसके वजह से आपको गन्ने की पैदावार बढ़ रही है। उसके संबंध गन्ने से है सीधा, गन्ने की पैदावार को लेकर। मैं ये नहीं कहता कि आप वहाँ गोबर खाद डालने से बढ़ा है या उससे, उनके वजह से बढ़ा है आपको पैदावार। तो देखिए, ये पेड़ पूरा हमारा 65% जो जमीन है उसका पूरे का पैदावार बढ़ाने का काम, ये 10%, ये 10% और ये पूरा 10%, ये 30% मिला के पूरे खेत की प्रोडक्टिविटी अनाज की बढ़ाने का काम करते हैं। इतना अनन्य साधारण महत्व है। पेड़ नहीं तो हम नहीं। इसीलिए हमको एक माइक्रो जो हमारे लिए चैलेंज है क्लाइमेट चेंज का, तो हम एक ऐसा क्लाइमेट बना देंगे यहाँ कि हम उसको हजारों साल के लिए सस्टेनेबल बना देंगे। इसीलिए ये फॉर्म डिजाइन इम्पोर्टेंट है। अलग अलग पेड़ों की अलग अलग दूरी। मौसम्बी का पेड़ छोटा होता है तो उसकी हमने 20 फीट रखी है, ये इसकी 30 फीट कम से कम। उसके बीच में एक छोटा पेड़ आना चाहिए, उसके बीच में एक छोटा पेड़ आना चाहिए, चाहे सीताफल का हो, नींबू का हो। उसको हम बाद में भी जाएंगे वृक्ष के विज्ञान पे, जब मैं उसकी दूरी का आकलन करूंगा पूरा। तो इस तरह से हम लोग जब इसकी प्लानिंग में जाते हैं, हमने यहाँ पे अनाज, मसाले और फलों के अलावा हमने 3 उत्पादन करने हैं। हमने यहाँ पे वो 3 उत्पादन किए, ये पूरे डिजाइन में। कौन सा उत्पादन किया? पहला उत्पादन किया हमने मिट्टी का, यानी इससे मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है डिजाइन से, तो मिट्टी का उपज किया पहला। दूसरी उपज हमने यहाँ तैयार की, वो पानी की उपज तैयार की। यहाँ पानी, इसका संबंध बन जाता है। ये पेड़ जो लगाए 30% पेड़, इनका सीधा संबंध समुद्र से हो गया। समुद्र का पानी यहाँ पे लाके छोड़ने का काम, इनका रिसाव जो चल रहा है कंटिन्यू, पेड़ों से रिसाव जमीन के अंदर चल रहा है। कौन से? बच्चे हुए 8 महीने में उसके माइक्रो रिलेशन तैयार होते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पानी की पैदावार की, यानी अनाज, मसाले, फलों के अलावा ये 3 उत्पादन हमें आप करने पड़ेंगे प्रायोरिटी रूप में। और तीसरा उत्पादन किया है यहाँ पे हमने पर्यावरण का। ये 3 उत्पादन हमें जीने का आधार देंगे। फल, सब्जियां, अनाज तो है ही, लेकिन वो रहे और ये नहीं रहे, मिट्टी, पानी, पर्यावरण न रहे, तो हमारा जीने का आधार ही समाप्त हो जाएगा। उसको बचाने के लिए हमें कुदरती खेती की तरफ जाने की जरूरत है। तो ये 3 महत्वपूर्ण उत्पादन निकाले। अब हम जाते हैं इसके समाधान पे, सरलता पूर्वक इसका समाधान कैसे विकसित किया जाए। सारांश में ये बात समझ में आ गई, हमें कुदरती खेती क्यों करनी है, उसकी डिजाइन कैसी रहनी चाहिए। ये इसलिए कि कल हमें अपना अस्तित्व बचाना है तो हमें कुदरती खेती की तरफ जाना है, नहीं तो हमारा अस्तित्व केमिकल फर्टिलाइजर और जहर से पैदावार लेके हम अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएंगे। अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे मिट्टी से, पानी से, पर्यावरण से। इसलिए हमें कुदरती, पैसे के लिए कुदरती खेती नहीं जाना है। पैसा तो अपने आप आने लगेगा। फिर आप पैसे को लेके कुदरती खेती पे जाओगे तो गड़बड़ करोगे। आप अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुदरती खेती पे जाओगे तो पैसा अपने आप आने लगेगा। क्योंकि मैं कहता हूं कि इस तरह के उपज की आने वाले कल में स्वास्थ्य के गंभीर संकट पैदा होंगे। तब लोगों का झुकाव आपके ऑर्गेनिक फूड की तरफ होगा।